हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। सो गाइस आज हम इंडिया की इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि ओवरऑल इंडिया की पहले क्या इमेज थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस से पहले तक एज अ लीडर इंडिया की क्या इमेज थी और आज के टाइम पे इंडिया ने किस तरीके से अपनी इमेज को चेंज किया। सो गाइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत एक अच्छा टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर्टिकुलरली इंडिया में इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं आपको। और गाइज़ अगर आपको क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या जो आपने लिखे हैं कुछ अच्छा पॉइंट आपके पास है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज़, जिसमें आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइज़ अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज। इस बैच में बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है गाइज। ये आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी। आपको बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है गाइज ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी दैट इम्प्लाइज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। सो जब आपको गाइज अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता गाइज। तो बहुत हाईली बेनिफिशियल बैच है ये, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज इस बैच को। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी लॉन्च हो चुका है जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपको मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एंड नाइट में आपको 8 PM पे उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस गाइज आपको पहले बेसिक से शुरू कराएंगे ताकि आप उसको समझ जाए और आप थोड़ा सा उसमें रम जाए कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाने चाहिए। धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा और मेंस रेडी कर दिया जाएगा। और गाइज जो आपकी आंसर कॉपीज़ हैं वो हमारी एक एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको वहाँ पे इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और बेस्ट थिंग गाइज ये है कि आपकी इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में की जाएगी। मीन्स दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ही ये बैच सूटेबल है। सो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज, बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। हाईली रिकमेंडेड बैच। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया as a leader of the oppressed and marginalized nations has disappeared on account of its newfound role in the emerging global order. Elaborate. उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े राष्ट्रों के नेता के रूप में भारत की लंबे समय से चली आ रही छवि उभरती वैश्विक व्यवस्था में अपनी नई मिली भूमिका के कारण गायब हो गई है। विस्तार से कहना। यह क्वेश्चन गाइज GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन से पूछा गया और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया की इमेज है एज ए लीडर, मतलब जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है, तो पहले वो इमेज क्या थी, एक ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ित और मार्जिनलाइज्ड नेशन के रूप में थी। वो अब मतलब कहते हैं ना डिसअपियर हो गई है, ओझल हो गई है, मतलब वो अब नहीं है। वो छवि अब जा चुकी है, वो इमेज अब जा चुकी है। किस किस लिए? क्योंकि अब इंडिया ने अपना एक नया रोल बनाया है, एक अपनी नई इमेज बनाई है, एक एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर के तरीके के रूप में, एक एमर्जिंग कंट्री के रूप में इंडिया ने अपनी ऑल ओवर दी वर्ल्ड
बिल्कुल विश्व स्तर पे ग्लोबल लेवल पे अपनी एक नई इमेज बनाई है। तो हमें उस पर इलाबोरेट करना है कि किस तरीके से इंडिया ने ये किया है। तो हम थोड़ा सा गाइस इंडिया के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से था, या थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे कि पहले ऑप्रेसिव क्यों था और धीरे धीरे अब ऐसा क्या चेंज हुआ है। हम सिर्फ थोड़ा सा ही क्रक्स के रूप में थोड़ा बताएंगे, फ्रॉम ऑप्रेसिव टू एमर्जिंग लीडर, और फिर हम अपने मेन पार्ट में उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एंड में कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नाम, India propagated its vision among the newly independent countries of the colonized world to not align with any of the power blocks, as these newly independent countries were weak in terms of military, economics and development aspects. अब अगर गाइस आप लोगों ने पढ़ा होगा नाम के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, तो उसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था नाम का। तो एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में उस टाइम पे नाम क्यों चलाया गया था, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का टाइम था। ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो क्या बोला गया था, कोल्ड वॉर किस में चल रहा था, यूएसएसआर में और यूएसए में। तो उन्होंने अपने अपने ब्लॉक्स बनाए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपको किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना है, कि आप यूएसए के फेवर में हैं या फिर आप यूएसएसआर के फेवर में हैं। एट दैट टाइम इंडिया क्या है, एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था। नया नया इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी उस टाइम पे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाई। एक फाउंडिंग मेंबर उसका था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाई। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हम कोई भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम किसी के ना अगेंस्ट में हैं और ना ही हम फेवर में हैं, ये वॉर नहीं होना चाहिए। तो वो वहाँ पे किसी के भी फेवर में नहीं थे। उन्होंने अपनी एक वहाँ पे इमेज बनाई, एक स्ट्रॉन्ग एक वहाँ पे इमेज अपनी रखी। ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ थे, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का था, या पीसफुल कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस का था, कि हम शांतिपूर्वक तरीके से शांतिपूर्ण सहयोग और सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म, जो साम्राज्यवाद था उसकी समाप्ति में भी इंडिया ने बहुत आगे बढ़ के काम किया, या कॉलोनियलिज्म में। तो उसने इंडिया को एक जो मार्जिनलाइज नेशन का था उससे इंडिया थोड़ा सा उठा। ठीक है, इंडिया ने अपने आप को वहाँ से उठाया, इन सब ये जो आइडियाज़ लेकर आया, और इन आइडियाज़ पे जब इंडिया ने काम किया। ठीक है, तो जब द लीडरशिप एंड आइडियलिस्टिक क्रीडेंशियल्स ऑफ इंडिया, जो भारत का नेतृत्व और आदर्शवाद साथ था, वो कायम रहा। और ये हम देख सकते हैं किस किस टाइम पे, जैसे कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा में जैसे इंडिया ने नाम की स्थापना करी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अपहोल्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉलर इकोनॉमीज इन दोहा राउंड ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो दोहा राउंड हुआ था, वहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी, उनके इंटरेस्ट के बारे में देखा, उनके हित को कायम रखा, उनके हित के बारे में वहाँ पे उन्होंने पॉइंट रखा, बात की, और उनके बारे में उन पे वो कायम रहा। नेक्स्ट, सपोर्टिंग द कॉज ऑफ वल्नरेबल नेशंस ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, कि जो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस हो रहे थे, जलवायु परिवर्तन पे जो भी वार्ता हो रही थी, उस टाइम पे जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनका उन्होंने समर्थन किया, कि जो वल्नरेबल नेशंस है, या जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो जैसे स्मॉल आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उनका समर्थन किया, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि गाइज अभी हम अगर अपने साउथ ईस्ट के कुछ नेशंस की बात करते हैं, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें उनका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र वही लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वही लोग हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने इंडिया ने हमेशा उनका सपोर्ट किया है, उनके सहयोग में, उनके समर्थन में खड़ा रहा है इंडिया। राइट, तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया की जो अप्रोच है वो शिफ्ट हुई है, किसमें, एक स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव में। मतलब इंडिया ने धीरे धीरे अपने आप को, जो एक ऑपरेसिव और मार्जिनलाइज नेशन के रूप में उसकी छवि थी,
उसको उसने धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर किया, इलेबोरेट किया, ठीक है, अपने आप को ऊपर लेके आया, एक लीडर के तौर पे अपने आप को बनाया। फिर उसने क्या किया, अब इंडिया धीरे धीरे क्या किया, अपनी अप्रोच को बदला और एक स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव की तरफ अपनी विचारधारा बनाई। मतलब रणनीतिक विशेष विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत के दृष्टिकोण में बदलाव आया। कैसे? फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नाउ अ मेजर एजेंडा ऑफ इंडियाज ग्रोथ एज अ वर्ल्ड पावर। कि जो आर्थिक विकास पे, ठीक है, वो इंडिया का क्या है कि इंडिया को अपनी वृद्धि करने के लिए, अपने आप को एक वर्ल्ड पावर बनाने में इंडिया का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, अपनी आर्थिक विकास उसका, कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इंडिया की ग्रोथ होगी, तो इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया की जो पावर है वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे, वो बहुत बढ़ जाएगी। तो इंडिया ने अपना ये बिल्कुल मुख्य मेजर एजेंडा रखा, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमें देखने को मिलता है। एंड भारत की जो विदेश नीति है उसमें हमें ये बखूबी तरीके से देखने को मिलता है। राइट। नेक्स्ट इज, ये हमें कहाँ भी देखने को मिला, जो नैम समिट हुई थी हवाना में 2006 में, वहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस किया और वहाँ पे उन्होंने सबका अटेंशन लिया और बातचीत की, जैसे कि एंटी टेररिज्म, आतंकवाद, ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, परमाणु निरस्त्रीकरण, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा पे, इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका में निवेश, और ऐसे कई और इश्यूज थे, कई और मुद्दे थे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जिनका एक महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिलता है। आज के टाइम पे भी था, पहले भी था, और फ्यूचर में भी हमें वो देखने को मिलेगा। इंडिया ने उस पे बात की कि हमें इनको फ्यूचर में ना लेके जाने के लिए हमें इनको टैकल करना है, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया की बहुत अच्छी एक जो इंडिया का ये है, इंडिया की पावर को बहुत एनहांस करेगा, इंडिया की ग्रोथ को, इंडिया की भारत की वृद्धि को बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया। राइट। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ एक्टिवली सपोर्टेड द कोज ऑफ डेवलपिंग एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन। अब जैसे हमने बात की थी कि जब क्लाइमेट चेंज वार्ता हमें देखने को मिलती है, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस होती हैं, तो उस पे इंडिया ने जो डेवलपिंग नेशंस हैं या जो मार्जिनलाइज्ड नेशंस हैं उनके बारे में, उनके सपोर्ट में बात की है, उनका एक बिल्कुल एक्टिवली सपोर्ट किया है, उनका समर्थन किया है कि उन लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जितना, बल्कि उसका कई गुना ज़्यादा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे, इंडिया ने वहाँ पे बिल्कुल एक्टिवली सपोर्ट किया, और उन्होंने वहाँ पे किस पे फोकस किया, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विभेदित जिम्मेदारी। राइट। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अब ये थोड़ा सा डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है इंडिया के स्टैंड्स पे, जो कि है पेरिस नेगोशिएशंस में जो इंडिया का स्टैंड देखने को मिला है, तो उसमें वहाँ पे इंडिया ने अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी चेंज की है। राइट। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ ऑल्सो ब्लेम्ड फॉर इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स। अब इंडिया ने एक और नीति शुरू की कि इंडिया ने जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू किया। राइट। उस पे इंडिया को बहुत सारी चीज़ों पे ब्लेम भी किया जाता है, उन पे उनको कि दोषी ठहराया जाता है। जैसे कि नेपाल की बात करें तो इंडिया वहाँ पे उनके इंटरनल अफेयर्स में, जो उनके आंतरिक मामले हैं उनमें इंटरफेयर करता है, कई बार हस्तक्षेप करता है, तो उस पर इंडिया को दोषी माना गया, जैसे नेपाल। तो जिसकी वजह से नेपाल और इंडिया में काफ़ी कुछ दिक्कतें देखने को भी मिली। राइट। तो वो एक पॉलिसी क्या है, हमें स्ट्रैटेजी चेंज होती हुई दिख रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उनकी, इंडिया की चेंज होती हुई दिख रही है हमें यहाँ पे। इन रीजनल फोरम सार्क, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा दबाव दिया कि वहाँ पे पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया जाए, ठीक है, पाकिस्तान का बहिष्कार कर दिया जाए, उस पर जोर दिया। और जिसकी वजह से सार्क जो है वो उसका प्रॉपर तरीके से काम ना अभी नहीं हो पा रहा है, सार्क में प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, जिससे कि जो सार्क में स्मॉलर
कंट्रीज स्मॉलर नेशंस हमें देखने को मिलते हैं, छोटे पड़ोसी देश हैं जो उनकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी डिले हो रहे हैं। वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विकास के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे तो उनमें देरी होती भी दिख रही है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है इस खींचातानी में कि इंडिया किस पे जोर कर रही है कि पाकिस्तान को बहिष्कार कर दो, पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दो, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से काम रुक गया है, राइट। और वो किस लिए कर रहा है इंडिया? पाकिस्तान से जो टेंशन्स बढ़ रही है उसकी वजह से। नेक्स्ट इज इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन क्वाड। इट्स फोकस ऑन इंडो पैसिफिक रीजनल ग्रोथ एंड काउंटरिंग चाइना हैज़ बिकम इट्स टॉप प्रायोरिटी। कि जो क्वाड नेशंस है, क्वाड में कौन है? क्वाड मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल, तो इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये चारों कंट्रीज ने मिलके एक अग्रीमेंट किया है बेसिकली, जो कि इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मली उन्होंने नेगोशिएट किया है एक दूसरे के साथ, और इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, ताकि अब वो क्या बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मैरीटाइम रीजन पे बनाने के लिए है, बट एक्चुअल में जो क्वाड का है वो हम लोग जानते हैं वो क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया का जो मेन प्रायोरिटी है इंडिया की वो क्या है? चाइना को काउंटर करने की। तो उसके लिए इंडिया ने क्वाड में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, क्वाड में भागीदारी की है, ठीक है। और जो इंडो पैसिफिक रीजन्स हैं वहाँ पे भी ग्रोथ, वहाँ पे भी वृद्धि करने में इंडिया ने वहाँ पे फोकस किया है। जैसे कि इंडिया का एक और है मिशन सागर, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस तरीके से इंडिया क्या कर रही है, चाइना को काउंटर करना इंडिया की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, अपनी हरकत करके बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। और चाइना इस तरीके से प्रोजेक्ट जैसे कि BRI, बोर्ड एंड सॉरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट, तो उससे क्या कर रहा है, वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, वो एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए बेसिकली इंडिया ने ये स्टेप लिए हैं, ठीक है गाइज। तो ये हमने क्या देखा कि किस तरीके से इंडिया की जो अप्रोच है वो हमें बदलती हुई देखने को मिली है। अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया ने चेंज किया बहुत सारी टर्म्स में, बहुत सारे मैटर्स में, बहुत सारे इश्यूज को उजागर भी किया है, बहुत सारे फोरम्स में बॉयकॉट पे भी बात की है, ठीक है। और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी बहुत सारा अपना इंटरफ्रेंस कहें इंटरफ्रेंस किया है, या बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है, राइट। तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बहुत सारे टर्म्स में इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, और बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चेंज भी हुई है वो, राइट। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस अब हमने देखी हैं, ये इन्फ्लुएंसेस किसको दर्शाती हैं, क्या बता रही हैं हमें? कि इंडिया की जो अप्रोच है वो शिफ्ट हुई है। कि पहले जो इंडिया की अप्रोच देखने को मिली, इंडिया की इमेज थी वो क्या थी? एज अ लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड कंट्रीज, की जो उत्पीड़ित देश हैं उनके नेता के रूप में थी। लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने अपनी इमेज एक ग्रेट पावर के रूप में चेंज की है, अपनी इमेज को बढ़ाया है, एक अच्छी कि एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ताकत के रूप में अब इंडिया ने अपने आप को दर्शाया है, राइट। इंडियाज अप्रोच इज शिफ्टिंग फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। कि इंडिया का जो दृष्टिकोण रहा है वो क्या रहा? आदर्शवाद से यथार्थवाद पे इंडिया ने अपने आप को, अपनी अप्रोच को चेंज किया, राइट। उसके बाद इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया, मतलब प्राथमिकता दी किसको? नेशनल इंटरेस्ट को, अपने खुद के कंट्री के, अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी, ओवर दी किसके ऊपर? कि जैसे इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो बढ़ती हुई हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देश हैं, उनके उन पे जैसे इंडिया उनका सपोर्ट करता था, ठीक है, उन पे ध्यान दिया करता था। तो अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपनी अप्रोच चेंज की, कि इंडिया ने अपने नेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दी, प्रायोरिटाइज किया किसके ऊपर? कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन सब के कलेक्टिव इंटरेस्ट पे, कि उनके इंटरेस्ट के से ऊपर इंडिया ने अपना खुद का इंटरेस्ट रखा, ताकि इंडिया की ग्रोथ हो सके, इंडिया की डेवलपमेंट हो सके, और इंडिया एक अच्छी पावर, एक अच्छी स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंडिया बना सके वर्ल्ड लेवल पे,
right? So this was all guys for this question. I hope you all have liked this session. गाइज इस क्वेश्चन में अगर आपके पास कुछ और पॉइंट्स आपको लगते हैं ऐड किए जा सकते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो विद दिस वी एंड ऑफ दिस सेशन हियर गाइज. एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स एंड कर रहा है जिसमें आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे. और गाइज अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है. हमारा गाइस जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी वाला बैच है. उसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइस. तो हाईली रिकमेंडेड ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को. और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइस जिसमें आपके लिए एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है. उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. और गाइस अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं आंसर राइटिंग का तो उसमें आपके लिए आपको 500 का प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस कराई जाएगी. और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे. और गाइस जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी. तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस. इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं. सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर हियर गाइस. आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.